ये कहानी है इंसानी दिल की गहराइयों की, उस अकेलेपन की जो इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाता है, और उस अपराध बोध की जिससे कोई चाहकर भी भाग नहीं सकता। नात्सुमे सोसेकी की लिखी ये अमर रचना कोकोरो, जिसका सीधा मतलब होता है दिल या इंसान की भावनाएं, हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां दोस्ती, प्यार, धोखा और मौत का एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जो सीधे रूह को छू लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा छात्र से, जो इस पूरी कहानी का नैरेटर यानी किस्सागो है। वह टोक्यो के एक कॉलेज में पढ़ रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में वो कामाकुरा नाम के एक मशहूर समुद्र तट पर जाता है। वहां भीड़ भाड़ के बीच उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ती है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव, एक गंभीर खामोशी और दुनिया से कटी हुई एक रहस्यमयी उदासी थी। नैरेटर न जाने क्यों उस अजनबी की तरफ खिंचा चला जाता है। वो हर दिन उसे दूर से देखता है। एक दिन जब उस अजनबी का चश्मा रेत पर गिर जाता है तो नैरेटर उसे उठाकर देता है, और यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। नैरेटर उन्हें आदर और सम्मान से सेंसेई कहकर पुकारने लगता है। सेंसेई कोई आम इंसान नहीं थे। वे बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और सुसंस्कृत थे, लेकिन वे कोई नौकरी नहीं करते थे। वे अपनी पत्नी के साथ टोक्यो के एक शांत घर में रहते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा सन्नाटा था। वे समाज से, लोगों से और यहां तक कि खुद से भी दूर भागते थे। नैरेटर जब छुट्टियों के बाद टोक्यो वापस आता है तो वह सेंसे के घर जाने लगता है। वह सेंसे को अपना आदर्श मान लेता है, एक ऐसा मार्गदर्शक जिससे वह जीवन के गहरे सच सीखना चाहता है। लेकिन सेंसे हमेशा एक दूरी बनाकर रखते थे। वे अक्सर नैरेटर से कहते, मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो, मेरे करीब मत आओ, वरना एक दिन तुम्हें बहुत निराशा होगी। इंसानी दिल बहुत चंचल और खतरनाक होता है। नैरेटर को सेंसे के जीवन में दो बातें बहुत अजीब लगती थी। पहली ये कि सेंसे अपनी बेहद खूबसूरत और वफादार पत्नी शिजू से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनके बीच एक अनकही खामोशी की दीवार थी। ऐसा लगता था जैसे सेंसे खुद को अपनी पत्नी की खुशियों के लायक नहीं समझते थे। दूसरी बात यह थी कि हर महीने सेंसे टोक्यो के एक कब्रिस्तान में जाते थे। वे वहां अकेले जाते थे, किसी को अपने साथ नहीं ले जाते थे, और जब वापस आते तो उनका चेहरा और भी ज्यादा उदास और बोझिल हो जाता था। नैरेटर के बार बार पूछने पर भी सेंसे कभी नहीं बताते थे कि वो कब्र किसकी है। वे बस इतना कहते कि वहां उनका अतीत दफन है। वक्त गुजरता गया। सेंसेई और नैरेटर के बीच का रिश्ता गहरा तो हुआ, लेकिन रहस्य कम नहीं हुआ। सेंसेई अक्सर इंसानी फितरत पर कड़वी बातें करते थे। वे कहते थे कि हर इंसान बुनियादी तौर पर स्वार्थी होता है। जब तक हालात अच्छे हैं, हर कोई भला बना रहता है, लेकिन जैसे ही पैसों की या स्वार्थ की बात आती है, एक भला इंसान भी पल भर में शैतान बन जाता है। नैरेटर को सेंसेई की ये बातें बहुत अजीब और निराशावादी लगती थी, लेकिन वह सेंसेई के प्रति अपनी श्रद्धा कम नहीं कर पाता था। इसी बीच नैरेटर की पढ़ाई पूरी होती है और उसे अपने गांव वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। गांव का माहौल टोक्यो से बिल्कुल अलग है। यहां पारंपरिक सोच है, पिता की बीमारी का दुख है, और परिवार के लोग नैरेटर के भविष्य और नौकरी को लेकर चिंतित है। नैरेटर का मन वहां नहीं लगता। उसका दिल बार बार टोक्यो और सेंसे की उन अधूरी बातों की तरफ भागता है। उसके पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसी दौरान जापान के सम्राट की मृत्यु हो जाती है। यह पूरे देश के लिए एक युग का अंत था। जनरल नोगी, जो सम्राट के बेहद करीबी और वफादार कमांडर थे, वे अपनी पत्नी के साथ सम्राट के शोक में आत्मदाह कर लेते हैं। इस घटना से पूरा जापान स्तब्ध रह जाता है। नैरेटर के पिता भी बिस्तर पर पड़े पड़े इस खबर से गहरे सदमे में चले जाते हैं। तभी एक दिन गांव में नैरेटर के नाम सेंसेई का एक बहुत लंबा खत आता है। यह कोई साधारण खत नहीं था, बल्कि एक पूरी किताब की तरह था। सेंसेई की वसीयत
उनके जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी कबूलनामा। खत के अंत में सेंसे ने लिखा था, जब ये खत तुम्हारे हाथों में पहुंचेगा, मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूंगा। ये पढ़ते ही नैरेटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने मरते हुए पिता को छोड़कर तुरंत टोक्यो की ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन की उस लंबी यात्रा में खिड़की के बाहर भागते अंधेरे के बीच नैरेटर सेंसेई के उस खत को पढ़ना शुरू करता है। और यहीं से शुरू होती है सेंसेई की वो खौफनाक, दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली कहानी, जो उन्होंने आज तक अपनी पत्नी से भी छुपा कर रखी थी। सेंसेई अपने खत में लिखते हैं कि उनका ये अकेलापन और उदासी कोई पैदाइशी बीमारी नहीं थी। वे भी कभी तुम्हारी तरह युवा थे, सपनों से भरे हुए और दुनिया पर भरोसा करने वाले। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। सेंसेई इकलौती संतान थे, इसलिए उनके पिता की विशाल संपत्ति के वे अकेले वारिस थे। उनके पिता ने मरने से पहले सेंसेई के चाचा पर पूरा भरोसा किया और उन्हें संपत्ति की देखरेख का जिम्मा सौंपा। शुरुआत में चाचा बहुत भले और मददगार बने रहे। उन्होंने सेंसेई को टोक्यो जाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन धीरे धीरे चाचा की नीयत बदल गई। उन्होंने धोखे से जालसाजी करके सेंसेई की लगभग पूरी संपत्ति हड़प ली और यहां तक कि अपनी बेटी से सेंसेई की शादी कराने का दबाव भी बनाया ताकि बची हुई संपत्ति भी उनके हाथ आ जाए। सेंसेई को जब इस धोखे का पता चला तो उनका दिल टूट गया। जिस चाचा को वे पिता समान मानते थे, उसने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया था। इस घटना ने सेंसेई के मन में इंसानी फितरत के प्रति नफरत भर दी। उन्होंने अपनी बची कुची संपत्ति समेटी, चाचा से सारे रिश्ते तोड़ लिए और टोक्यो आ गए। अब वे किसी पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया का हर इंसान पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। टोक्यो आकर सेंसेई ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक शांत घर में किराए पर कमरा लिया। वो घर एक फौजी की बेवा और उनकी खूबसूरत जवान बेटी का था, जिसका नाम ओजो-सान था। उस घर का माहौल बहुत पवित्र और शांत था। मां और बेटी ने सेंसेई को बहुत प्यार और सम्मान दिया। धीरे धीरे सेंसेई के दिल की कड़वाहट कम होने लगी। वे ओजो-सान की सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। वे उससे बेइंतहा प्यार करने लगे, लेकिन अपने पुराने धोखे के डर के कारण वे अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं यहां भी उनके साथ कोई खेल न हो रहा हो। तभी सेंसेई के जीवन में उनके सबसे पक्के दोस्त की एंट्री होती है, जिसे कहानी में सिर्फ के नाम से पुकारा गया है। के सेंसेई का बचपन का दोस्त था, उनका क्लासमेट था। के एक बहुत ही असाधारण और जटिल व्यक्तित्व का इंसान था। वह एक बौद्ध भिक्षु के परिवार से था, लेकिन उसे एक डॉक्टर के परिवार ने गोद लिया था। के का झुकाव अध्यात्म, दर्शन शास्त्र और कड़े आत्म अनुशासन की तरफ था। वो मानता था कि इंसान को अपने जीवन में किसी भी तरह की विलासिता, वासना या सांसारिक मोहमाया में नहीं पड़ना चाहिए। उसका लक्ष्य केवल सत्य की खोज और अपनी आत्मा को शुद्ध करना था। जब के ने अपने गोद लेने वाले माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर बनने के बजाय ह्यूमैनिटीज, साहित्य और दर्शन की पढ़ाई चुनी, तो उसके परिवार ने उसे पैसे देने बंद कर दिए। के भयंकर गरीबी में जीने लगा। वो बीमार रहने लगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। सेंसेई अपने दोस्त के को इस हाल में नहीं देख सकते थे। वे के से बहुत प्यार करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। सेंसेई ने मकान मालकिन से बात की और बहुत मिन्नतें करके के को भी उसी घर में एक कमरा दिला दिया। सेंसेई का मकसद था कि के को एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा खाना मिले और उसका अकेलापन दूर हो। लेकिन सेंसेई को क्या मालूम था कि उनका ये नेक इरादा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला है। के उस घर में रहने लगा। शुरुआत में वह बहुत चुपचाप और अपने कमरों में बंद रहता था, लेकिन धीरे धीरे
मकान मालकिन और ओजोसान के दोस्ताना व्यवहार ने के की कड़वाहट को भी पिघला दिया। ओजोसान अक्सर के से बात करती, उसे चाय देती और उसका ख्याल रखती। सेंसेई ये सब देख रहे थे। उनके अंदर धीरे धीरे असुरक्षा और जलन की भावना पैदा होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ओजोसान के शांत और गहरे व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित न हो जाए। सेंसेई खुद तो ओजोसान से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे के और ओजोसान को करीब आते भी नहीं देख पा रहे थे। इंसानी दिमाग का ये वो कोना है जहां स्वार्थ और शक जन्म लेते हैं। एक दिन जब मकान मालकिन और ओजोसान किसी काम से बाहर गई हुई थी, सेंसेई और के घर में अकेले थे। के अचानक सेंसेई के कमरे में आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने सेंसेई के सामने बैठकर एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने सेंसेई के होश उड़ा दिए। के ने कहा कि वो ओजोसान से बेनतहा मोहब्बत करने लगा है। वो इस प्यार की आग में जल रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, क्योंकि ये प्यार उसके उन सभी सिद्धांतों, उसके आत्म अनुशासन और उसके उस रास्ते के खिलाफ था जिसे उसने चुना था। वो अंदर से टूट रहा था और उसने अपने सबसे पक्के दोस्त यानी सेंसेई से मदद और सलाह मांगी। सेंसेई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनका वह दोस्त खड़ा था जो अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर अपने प्यार की भीख मांग रहा था, और दूसरी तरफ उनका खुद का प्यार था। इस मोड़ पर सेंसेई के अंदर का वह स्वार्थी इंसान जाग उठा जिसके बारे में वे अक्सर नैरेटर को चेतावनी दिया करते थे। सेंसेई ने अपने दोस्त की इस लाचारी का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने के को सांत्वना देने या समझने के बजाय उस पर मानसिक हमला किया। सेंसेई ने के ही पुराने सिद्धांतों को हथियार बनाया। उन्होंने के को याद दिलाया कि तुमने ही तो कहा था कि जो इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, अगर वह प्यार और वासना के जाल में फंसता है तो वह कायर है, वो पतन की ओर जा रहा है। सेंसेई ने कड़े शब्दों में कहा कि क्या तुम अपने सिद्धांतों को भूल गए? जो अपने रास्ते से भटक जाए वो केवल एक भटका हुआ इंसान है। सेंसेई के ये शब्द के दिल पर तीर की तरह लगे। वो स्तब्ध रह गया। उसने केवल इतना कहा, हाँ, मैं भटका हुआ हूं, और वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सेंसेई को लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली है। उन्होंने के को चुप करा दिया था। लेकिन सेंसेई का स्वार्थ यही नहीं रुका। उन्हें डर था कि अगर के ने सीधे ओजोसान की मां से बात कर ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक दिन जब के घर पर नहीं था और ओजोसान भी बाहर थी, सेंसेई ने मकान मालकिन को अकेले में बुलाया। उन्होंने बिना कोई समय गवाए ओकासान के सामने ओजोसान का हाथ मांग लिया। ओकासान सेंसेई को पहले से ही बहुत पसंद करती थी। वे तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है। ये शादी तय हो गई, लेकिन इसकी भनक के को नहीं लगने दी गई। कुछ दिन बीत गए। सेंसेई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे खुद के को यह बात बता सके। एक दिन ओकासान ने बातों बातों में के को बुलाकर कह दिया कि ओजोसान और सेंसेई की शादी तय हो चुकी है और वे दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। के ने ये खबर बहुत ही शांति से सुनी। उसने ओकासान को बधाई दी और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। जब सेंसेई घर लौटे तो ओकासान ने उन्हें बताया कि उन्होंने के को सब बता दिया है। सेंसेई डर गए। वे तुरंत के कमरे की तरफ भागे, लेकिन के कमरे का दरवाजा बंद था। सेंसेई ने सोचा कि शायद के सो रहा है या दुखी है, वे सुबह उससे बात करेंगे। लेकिन वह सुबह कभी नहीं आई। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, के ने अपने कमरे में बैठकर एक खत लिखा। उस खत में उसने अपनी मकान मालकिन का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे रहने की जगह दी। उसने सेंसेई के लिए लिखा कि वह अपनी बची हुई किताबें और सामान सेंसेई को सौंपता है। लेकिन उस पूरे खत में के
ने ओजोसान का या अपने प्यार का एक बार भी जिक्र नहीं किया। उसने सेंसेई को उसके धोखे के लिए कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई शिकवा नहीं किया। और फिर के ने एक तेज उस्तरे से अपने गले की नस काट ली। सुबह जब सेंसेई उठे और उन्होंने के कमरे में कोई हलचल नहीं देखी, तो उन्होंने दरवाजा खोला। सामने का नजारा खौफनाक था। दीवारें और फर्श के खून से सने हुए थे। की लाश फर्श पर पड़ी थी। सेंसेई का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उनकी नजर सबसे पहले उस सुसाइड नोट पर पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। जब उन्हें यकीन हो गया कि के ने धोखे का जिक्र कहीं नहीं किया है, तो सेंसेई के मन को एक पल के लिए स्वार्थी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल उनके अंदर का इंसान हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उन्हें समझ आ गया कि के ने सिर्फ प्यार खोने के गम में जान नहीं दी थी, बल्कि उसने उस अकेलेपन, उस आदर्शों के टूटने और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के धोखे के सदमे में ये कदम उठाया था कि मौत को एक मानसिक बीमारी या तनाव का नाम देकर दफना दिया गया। ओजोसान और उसकी मां को कभी पता नहीं चला कि मौत के पीछे सेंसेई का हाथ था, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से। कुछ समय बाद सेंसेई और ओजोसान की शादी हो गई। ओजोसान, जो अब शिजू बन चुकी थी, वो एक आदर्श पत्नी साबित हुई। वो सेंसेई को बहुत प्यार करती थी। लेकिन सेंसेई के लिए ये शादी खुशियों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज बन गई। जब भी वे अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते, उन्हें कि वो खून से लथपथ लाश याद आ जाती। उन्हें लगता कि उन्होंने अपने दोस्त की लाश पर अपनी खुशियों का महल खड़ा किया है। सेंसेई का पूरा जीवन एक जीवित लाश की तरह बन गया। वे हर महीने जिस कब्रिस्तान में जाते थे, वो दरअसल की ही कब्र थी। वे अपनी पत्नी को बिना बताए वहां जाते, रोते और अपने पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करते। वे अपनी पत्नी से सच इसलिए नहीं कह पाते थे क्योंकि वे शिजू की नजरों में अपनी वो मासूम और पवित्र छवि नहीं खोना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को पता चले कि जिस पति को वह देवता मानती है, वो असल में अपने दोस्त का हत्यारा है। इसी कशमकश और अपराध बोध ने सेंसेई को दुनिया से काट दिया। वे चाहकर भी कभी खुश नहीं रह पाए। खत के आखिरी हिस्से में सेंसेई लिखते हैं कि वे सालों तक इस नरक में जीते रहे। वे खुद को सजा देने के लिए ना तो कोई नौकरी करते थे और न ही समाज में उठते बैठते थे। वे बस मौत का इंतजार कर रहे थे। और जब जापान के सम्राट की मृत्यु हुई और जनरल नोगी ने आत्मदाह किया, तो सेंसेई को लगा कि उनके लिए भी जाने का वक्त आ गया है। जनरल नोगी ने अपने सम्राट के प्रति वफादारी में जान दी थी, और सेंसेई अपने मृत दोस्त के प्रति और अपनी बची हुई इंसानियत के प्रति अपनी जान सौंपना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे भी आत्महत्या कर लेंगे। सेंसेई ने अपना ये खत खत्म करते हुए नैरेटर से एक आखिरी गुजारिश की। उन्होंने लिखा, मेरे युवा दोस्त, मैंने अपने जीवन का ये सबसे काला रहस्य तुम्हारे सामने खोल दिया है, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तक मेरी पत्नी जीवित है, ये कहानी किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी उसका दिल टूटे या उसके पवित्र मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो। इस सच को अपने तक ही रखना। ट्रेन में बैठा नैरेटर खत खत्म करता है। खिड़की से बाहर सुबह का उजाला हो रहा है, लेकिन उसका दिल सेंसेई के इस गहरे अंधेरे से भर जाता है। उसे समझ आता है कि सेंसेई जिस अकेलेपन की बात करते थे, वो कितना भयानक था। कोकोरो कि ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी दिल कितना जटिल है। हम जिसे बाहर से बहुत शांत और सुखी समझते हैं, हो सकता है कि वह अंदर ही अंदर एक ऐसे अपराध बोध की आग में जल रहा हो जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ मौत ही हो। और इस तरह एक दोस्त की खामोश चीख और दूसरे दोस्त के आजीवन पश्चाताप के साथ ये दर्दनाक दास्तान खत्म होती है, जो सुनने वाले के दिल में एक कभी न मिटने वाली कसक छोड़ जाती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर सुबह की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा घना होता जा रहा था।
सेंसेई का वह खत मेरे हाथों में कांप रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ कागज के पन्ने नहीं पलट रहा, बल्कि एक ऐसी रूह की चीखें सुन रहा हूं जो बरसों से जिंदा लाश बनकर भटक रही थी। सेंसे ने खत में आगे लिखना शुरू किया था कि मौत के बाद के वे शुरुआती दिन कैसे थे और कैसे उस एक रात ने उनके पूरे वजूद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सेंसे लिखते हैं कि लाश को देखने के बाद जो सबसे पहला ख्याल मेरे शातिर और स्वार्थी दिमाग में आया वो बेहद शर्मनाक था। मैंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि वो सुसाइड नोट ओजोसान या उसकी मां के हाथ न लग जाए। मैं नहीं चाहता था कि उस नोट में लिखा एक भी शब्द मेरे उस खेल का पर्दाफाश कर दे जो मैंने के साथ खेला था। जब मैंने राहत की सांस ली कि उस खत में सिर्फ अपनी नाकामियों और मानसिक तनाव का जिक्र था, तब जाकर मेरी धड़कनें कुछ सामान्य हुई। लेकिन वह राहत बहुत ही सथी और पल भर की थी। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। के जाने के बाद वह कमरा पूरी तरह खाली हो चुका था, लेकिन उस कमरे का सन्नाटा पूरे घर में गूंजता रहता था। ओजोसान और उसकी मां गहरे सदमे में थी। वे रोती, बिलखती और खुद को कोसती कि वे के मन के उस अकेलेपन और अवसाद को क्यों नहीं भांप पाई। वे सोचती थी कि शायद पढ़ाई के दबाव या परिवार से मिले धोखे की वजह से ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। जब भी वे दोनों की बातें करती, मैं वहां मूक दर्शक बनकर बैठा रहता। मेरी जुबान जैसे सिल चुकी थी। मेरा दिल अंदर से चीख चीख कर कहना चाहता था कि का कातिल कोई और नहीं बल्कि सामने बैठा ये इंसान है जिसे तुम सब बहुत शरीफ और भला समझते हो। लेकिन समाज में अपनी इज्जत खोने का डर और ओजोसान को खोने का खौफ मुझे सच बोलने से रोकता रहा। कुछ महीने बीत गए। घर के माहौल को सामान्य करने और दुख से बाहर निकलने के लिए ओकासान, मकान मालकिन, ने हमारी शादी की तैयारियों को आगे बढ़ाया। वो दिन भी आया जब मेरी और ओजोसान की शादी हो गई। ओजोसान अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, जिसका नाम शिजू था। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में मेरे लिए अगाध प्रेम, आदर और भरोसा था। एक आम इंसान के लिए ये उसके जीवन का सबसे खूबसूरत और खुशनुमा पल होता, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसे नरक की शुरुआत थी जिसकी आग में मुझे ताउम्र जलना था। शादी की पहली रात, जब शिजू ने बेहद सादगी और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, तो मुझे उसके चेहरे के पीछे अचानक का वो खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने सबसे अजीज दोस्त की लाश पर अपनी खुशियों का ये मंडप सजाया है। उस रात के बाद से मैं जब भी शिजू के करीब जाने की कोशिश करता, मुझे एक अजीब सी घिन महसूस होती। खुद से घिन, अपने स्वार्थ से घिन। शिजू बहुत ही समझदार और संवेदनशील पत्नी थी। उसने महसूस किया कि शादी के बाद मैं और ज्यादा खामोश और उदास रहने लगा हूं। वो अक्सर मुझसे पूछती, सेंसेई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? आपके दिल में ऐसा क्या छुपा है जो आप मुझे भी नहीं बताते? मैं उसकी इन मासूम बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। मैं उसे कैसे बताता कि मैं जितना उसके करीब आता हूं, उतना ही मुझे अपने पापी होने का एहसास होता है। अगर मैं उसे सच बता देता, तो उसका वो पवित्र दिल टूट जाता। वह जिस पति को पूछती थी, उससे नफरत करने लगती। और अगर मैं सच न बताऊं, तो ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। मैंने खुद को सजा देने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। मैंने तय किया कि मैं इस समाज से, इस दुनिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी नौकरी की तलाश नहीं की और खुद को घर की चार दीवारों में कैद कर लिया। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता की बची हुई संपत्ति और शिजू के परिवार की मदद से हमारा गुजारा आराम से हो सकता था। लेकिन बिना किसी मकसद के जीना कितना भारी होता है,
ये सिर्फ वही जान सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। लोग मुझे सनकी, आलसी और अजीब समझने लगे। मेरी पत्नी शिजू को लगता था कि शायद कि मौत के गहरे सदमे से मैं बाहर नहीं आ पाया हूं। इसलिए वह मेरे इस अकेलेपन का सम्मान करती थी और मुझे कभी मजबूर नहीं करती थी। वो हर महीने मेरे लिए कपड़े तैयार करती, खाना बनाती और एक परछाई की तरह मेरे साथ रहती, बिना ये जाने कि उसकी यही वफादारी मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। इसी बीच मैंने हर महीने की कब्र पर जाना शुरू किया। टोक्यो के उस सुनसान कब्रिस्तान में, जहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें होती थी। मैं घंटों की कब्र के सामने सिर झुकाकर बैठा रहता। मैं वहां रोता, अपने गुनाहों की माफी मांगता, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिलती। वहां से लौटते वक्त मेरा चेहरा और भी ज्यादा स्याह हो जाता था। जब तुम मुझसे कामाकुरा के समुद्र तट पर मिले थे, तब मैं इसी अपराधबोध के चरम पर था। जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें मुझमें एक गुरु, एक सेंसेई नजर आया, लेकिन असल में तुम एक खोखले इंसान के पीछे भाग रहे थे। सेंसेई का खत यहां और भी गहरा और दार्शनिक हो जाता है। वे लिखते हैं कि जब तुम मेरे जीवन में आए तो मुझे तुम्हारे अंदर अपना वो बीता हुआ कल दिखाई दिया, जब मैं भी निष्कपट था, दुनिया पर भरोसा करता था और सच की तलाश में था। मैंने कई बार तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें चेताया कि इंसानी दिल बहुत मतलबी होता है। मैं असल में तुम्हें अपनी कहानी नहीं, बल्कि खुद की फितरत से सावधान कर रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुम भी मेरे इस भयानक अतीत को जानकर मुझसे नफरत न करने लगो। मैं तुम्हारी नजरों में अपनी वो इज्जत बनाए रखना चाहता था जो मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिली थी। फिर खत के आखिरी पन्नों में उस घटना का जिक्र आता है जिसने सेंसेई को अंतिम फैसला लेने पर मजबूर किया। सेंसेई लिखते हैं कि जब जापान के सम्राट की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि जैसे एक पूरा युग समाप्त हो गया है। वह युग जिसमें वफादारी, आदर्श और सिद्धांत मायने रखते थे। और जब जनरल नोगी ने अपने सम्राट के पीछे अपनी पत्नी के साथ आत्मदाह कर लिया तो उस खबर ने मेरी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। जनरल नोगी ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वे अपने सम्राट के प्रति अपनी वफादारी निभाना चाहते थे, और मुझे लगा कि मुझे भी अब के प्रति, उस दोस्ती के प्रति जिसे मैंने अपने स्वार्थ के लिए सूली पर चढ़ा दिया था, अपनी वफादारी निभानी होगी। मेरी इस दुनिया में अब कोई जगह नहीं बची थी। मैं अपनी पत्नी को खुशियां नहीं दे पा रहा था, मैं समाज के किसी काम का नहीं था, और मैं खुद अपने साये से डरता था। इसलिए जब तुम्हारी मां और भाई तुम्हारे पिता की बीमारी के वक्त तुम्हारी नौकरी और भविष्य की बातें कर रहे थे, यहां टोक्यो में मैं अपने जीवन का आखिरी अध्याय लिख रहा था। मैंने ये खत सिर्फ इसलिए लिखा ताकि दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा हो जो मेरे असली रूप को जाने, जो ये समझे कि सेंसेई कोई महान या पूजनीय पुरुष नहीं था, बल्कि वह भी परिस्थितियों और स्वार्थ के आगे घुटने टेकने वाला एक कमजोर इंसान था। खत की आखिरी पंक्तियां दिल को चीर देने वाली थी। सेंसेई ने लिखा था, मेरे प्यारे युवा दोस्त, जब तुम इस खत को पूरा पढ़ लोगे तब तक मेरी रूह इस पिंजरे से आजाद हो चुकी होगी। मैंने अपनी पत्नी शिजू को इस सच से हमेशा दूर रखा है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी वह इसी भ्रम में जिए कि उसका पति एक भला इंसान था। ये मेरा तुम्हें सौंपा गया सबसे बड़ा भरोसा है। इस खत को पढ़ने के बाद इसे जला देना या अपने दिल के किसी ऐसे कोने में दफन कर देना जहां से इसकी भनक किसी और को न लगे। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा गुरु नहीं बन सका। ट्रेन अब टोक्यो स्टेशन पर रुक चुकी थी। मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद वो खत अब पूरी तरह भारी हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ आ चुका था कि सेंसेई अब इस दुनिया में नहीं है। वे उस अकेलेपन की जेल से हमेशा के लिए रिहा हो चुके थे, लेकिन जाते जाते वे अपने दिल का वो बोझ, वो कोकोरो का रहस्य मेरे कंधों पर छोड़ गए थे।
जिसे मुझे अब ताउम्र संभाल कर रखना था। एक ऐसा सच जो जितना गहरा था उतना ही दर्दनाक भी। टोक्यो स्टेशन की उस भारी भीड़ के बीच मैं अकेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों का हुजूम था, ट्रेन की सीटी की आवाजें थी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ सेंसेई के खत के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सेंसेई का वो खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी रूह का एक हिस्सा था जो अब मेरे हाथों में सिमट आया था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और सीधे सेंसेई के घर की तरफ भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में एक ही दुआ थी कि काश मेरा डर गलत साबित हो जाए। काश सेंसेई ने वो कदम न उठाया हो। जब मैं उनके घर के बाहर पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वही घर जहां मैं अक्सर सेंसेई से मिलने आता था, जहां बैठकर हम घंटों जिंदगी और दर्शन शास्त्र की बातें किया करते थे, आज एक कब्रिस्तान की तरह खामोश लग रहा था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने शिजू खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसने सफेद रंग के शोक के वस्त्र पहने हुए थे। मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। शिजू के उन आंसुओं ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया था। सेंसेई इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शिजू ने रोते हुए मुझे अंदर बुलाया और बताया कि 2 दिन पहले जब वह किसी काम से बाहर गई थी, सेंसेई ने अपने कमरे में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। कम से कम शिजू को ऐसा ही लगता था। वो नहीं जानती थी कि सेंसेई ने मरने से पहले कई दिनों की कड़ी मेहनत से एक बेहद लंबा खत मेरे नाम लिखा था और उसे मेरे गांव के पते पर पोस्ट कर दिया था। शिजू बार बार खुद को कोस रही थी। मैं कैसी पत्नी हूं? मैं बरसों उनके साथ रही, उनकी उदासी को देखती रही, लेकिन कभी उनके दिल के उस गहरे जख्म को नहीं भर पाई। वे हमेशा मुझसे कहते थे कि वे किसी दिन बहुत दूर चले जाएंगे, और मैं उनकी बातों को महज एक उदासी समझती रही। मैं शिजू के सामने बैठा था और मेरी जेब में वो खत रखा हुआ था जो सेंसेई के पूरे जीवन का कड़वा सच था। उस वक्त मेरे अंदर एक भयानक कशमकश चल रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं शिजू को सब कुछ बता दूं। उसे बता दूं कि सेंसेई उससे दूर क्यों रहते थे, वे क्यों हर महीने की कब्र पर जाते थे, और क्यों वे खुद को कभी खुशियों के काबिल नहीं समझते थे। मैं उसे बताना चाहता था कि सेंसेई उससे नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे खुद से नफरत करते थे क्योंकि वे उसे के खून का सौदागर समझते थे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में सेंसेई की वह आखिरी गुजारिश गूंज उठी, जब तक मेरी पत्नी जीवित है, ये कहानी किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उसके पवित्र मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो। मैंने अपनी जेब पर हाथ रखा और उस खत को अंदर और गहराई में छुपा लिया। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेंसेई के इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं शिजू की नजरों में सेंसेई के उस देवता वाले रूप को कभी बिखरने नहीं दूंगा। मैंने शिजू को संभाला, उसे सांत्वना दी और कहा कि सेंसेई एक बहुत ही महान और पवित्र आत्मा थे। वे बस इस सांसारिक दुनिया के बंधनों से थक चुके थे। कुछ दिनों बाद मैं सेंसेई के अंतिम संस्कार के बाद अकेले उसी कब्रिस्तान में गया, जहां सेंसेई हर महीने आया करते थे। वहां अब 2 कब्रें अगल-गल थी। एक की जो बरसों से वहां अकेली थी, और ठीक उसके पास अब सेंसेई की कब्र बन चुकी थी। उस शांत दोपहर में पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्तों के बीच मैं उन दोनों कब्रों के सामने खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि मौत ने आखिरकार उन 2 दोस्तों को फिर से एक कर दिया था, जिन्हें जिंदगी और एक लड़की के प्यार ने दुश्मन बना दिया था। ने अपने आदर्शों के टूटने पर जान दी थी, और सेंसेई ने उस विश्वासघात के अपराधबोध में अपनी पूरी जिंदगी और आखिरी में अपनी जान की आहुति दे दी। मैंने अपनी जेब से सेंसेई का वो लंबा खत निकाला। उस खत का एक एक पन्ना इंसानी भावनाओं, स्वार्थ,
अकेलेपन और पश्चाताप की एक ऐसी दास्तान था जिसे पढ़कर कोई भी इंसान अंदर तक हिल जाए। सेंसे ने मुझसे कहा था कि इस खत को पढ़कर जला देना। मैंने माचिस निकाली और एक तीली जलाकर उस खत के कोनों पर लगा दी। धीरे धीरे वो कागज काले धुए और लपटों में बदलने लगा। जैसे जैसे वो खत जल रहा था, मुझे ऐसा लगा मानो सेंसेई का वह भारी और बोझिल इतिहास, उनका वह कोकोरो दिल का दर्द, हमेशा हमेशा के लिए राख में तब्दील हो रहा था। अब वह रहस्य सिर्फ सेंसेई के और मेरे बीच महज एक याद बनकर रह गया था। खत पूरा जल चुका था और उसकी राख हवा में उड़ रही थी। मैं कब्रिस्तान से बाहर आया और टोक्यो की सड़कों पर चलने लगा। अब दुनिया मुझे वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी। सेंसे की बातों ने मुझे इंसान को देखने का एक नया नजरिया दे दिया था। हर वो इंसान जो बाहर से मुस्कुराता है, जो बहुत भला और शांत दिखता है, न जाने अपने अंदर कौन सा अंधेरा, कौन सा के और कौन सा अपराधबोध छुपाए बैठा है, ये कोई नहीं जान सकता। इंसानी दिल वाकई एक बहुत गहरी और रहस्यमयी खाई है। सेंसे भले ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वे मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे गए थे कि स्वार्थ में आकर किया गया एक भी गलत फैसला पूरे जीवन की खुशियों को निगल सकता है। कोकोरो कि ये कहानी सिर्फ सेंसेई और के की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे अंदर के उस स्वार्थ और इंसानियत की जंग है जो हर रोज हमारे दिलों में चलती है। और इस तरह एक अधूरी मोहब्बत, एक गहरे धोखे और आजीवन पश्चाताप की ये खामोश दास्तान मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। राख के वे आखिरी टुकड़े हवा में विलीन हो चुके थे, लेकिन मेरे पैरों में जैसे भारी जंजीरें बंध चुकी थी। मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलकर टोक्यो की एक शांत सड़क पर आ गया। शाम ढल रही थी और आसमान का रंग गहरा नारंगी से स्याह होता जा रहा था। मुझे रह रहकर सेंसेई की वह बात याद आ रही थी जो उन्होंने खत के शुरुआती पन्नों में लिखी थी। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। हालात और मौका अच्छे भले इंसान को भी पल भर में शैतान बना देते हैं। जब मैं पहली बार कामाकुरा के उस समुद्र तट पर सेंसेई से मिला था, तब मुझे उनके चेहरे की झुर्रियों में एक अगाध ज्ञान दिखाई देता था। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति जीवन के उस पार पहुंच चुका है जहां सांसारिक इच्छाएं और परेशानियां दम तोड़ देती हैं। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि वह ठहराव ज्ञान का नहीं, बल्कि अंदरूनी मौत का था। सेंसे ने अपने खत में उस समय का भी जिक्र किया था जब कि मौत के ठीक बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिखा था कि जाने के बाद यूनिवर्सिटी का वो कैंपस मेरे लिए किसी जेल जैसा हो गया था। मैं जिस भी बेंच पर बैठता, जिस भी गलियारे से गुजरता, मुझे ऐसा लगता कि अपनी किताबों का थैला टांगे मेरे पीछे पीछे चल रहा है। अजीब बात यह थी कि मौत के बाद सेंसे की दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि वे हर आवाज में की आवाज सुनने लगे थे। रात को जब तेज हवा चलती और खिड़की के पल्ले आपस में टकराते, तो सेंसे चौंक कर उठ बैठते। उन्हें लगता कि उनके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है और पूछ रहा है, सेंसेई, क्या तुम अपनी राह से भटक गए हो? ये वही जुमला था जो सेंसे ने को तोड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। इंसानी जुबान से निकले कड़वे बोल कैसे घूमकर वापस अपनी ही रूह को जख्मी करते हैं। सेंसेई इसका जीता जागता उदाहरण थे। खत में एक और घटना का जिक्र था जो सेंसेई के उस अकेलेपन को और गहरा कर देती है। शादी के कुछ महीनों बाद शिजू की मां यानी ओकासान की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो वही महिला थी जिन्होंने सेंसेई को अपने घर में बेटे की तरह रखा था जब उनके सगे चाचा ने उन्हें धोखा दिया था। ओकासान बिस्तर पर थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। एक शाम उन्होंने सेंसेई का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सेंसेई, मुझे खुशी है कि मेरे जाने के बाद शिजू अकेली नहीं रहेगी। तुम दोनों का प्यार और एक दूसरे पर भरोसा देखकर मेरा मन शांत है। के जाने का जो दुख इस घर को मिला था, उसे तुम दोनों ने संभाल लिया।
सेंसेई लिखते हैं कि ओकासान की उन बातों को सुनकर मेरा दम घुटने लगा था। जो महिला मरते वक्त भी मुझ पर दुआएं बरसा रही थी, वो अनजाने में मेरे घावों पर नमक छिड़क रही थी। मैं उस वक्त भी चीख नहीं सका। मैंने सिर्फ अपना सिर झुका लिया। ओकासान के देहांत के बाद उस पूरे घर की जिम्मेदारी और शिजू का पूरा वजूद सेंसेई पर आ टिका। अब सेंसेई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। शिजू की हर मुस्कुराती हुई नजर, उसका हर छोटा सा तोहफा सेंसेई के अंदर के उस कातिल को और बड़ा कर देता था। सेंसेई ने खत में यह भी लिखा था कि एक बार शिजू ने उनसे कहा था, सेंसेई, आप हमेशा कहते हैं कि पैसों की वजह से लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं, फिर आप क्यों खुश नहीं रहते? क्या इंसानी दिल सिर्फ पैसों से ही दुखी होता है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? सेंसेई ने तब शिजू से कहा था, शिजू, कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर रोशनी में आ जाएं, तो वे सामने वाले की आंखों को अंधा कर देते हैं। बेहतर है कि वे अंधेरे में ही रहें। शिजू को लगता था कि सेंसेई शायद दार्शनिक मिजाज के हैं, इसलिए ऐसी गूढ़ बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वह सच उसी के अतीत और उसके मरे हुए दोस्त के से जुड़ा हुआ था। सेंसेई का ये खत दरअसल एक ऐसे इंसान का कबूलनामा था जो खुद अपनी अदालत में मुजरिम भी था और जज भी। उन्होंने खुद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, एक ऐसी कैद जहां कोई दीवारें नहीं थी, लेकिन आजादी की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जब मैं टोक्यो की सड़कों पर यह सब सोच रहा था, तो मुझे लगा कि सेंसेई ने मुझे अपनी कहानी सुनाकर एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। उन्होंने मुझे वो बोझ सौंप दिया था जिसे वे खुद अकेले ढोते ढोते थक चुके थे। मैं सेंसेई के घर से दूर एक पुल पर आकर रुक गया। नीचे नदी का पानी खामोशी से बह रहा था। टोक्यो की बत्तियां पानी की सतह पर तैर रही थी। मुझे लगा कि इंसान का मन भी इस नदी की तरह ही है। ऊपर से सब कुछ शांत और चमकदार दिखता है, लेकिन नीचे न जाने कितनी लाशें, कितने धोखे और कितने अधूरे जज्बात दफन होते हैं। सेंसेई ने अपनी वसीयत पूरी कर दी थी। उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया था, लेकिन मेरे लिए जिंदगी का एक नया और भारी अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा सच जिसे मुझे दुनिया से छुपाकर अपने ही भीतर जिंदा रखना था। नदी के बहते पानी को देखते हुए मेरे ज़हन में सेंसेई के खत की वे बातें घूमने लगी जो उन्होंने अपनी जवानी के दिनों के बारे में लिखी थी। सेंसेई ने खत के बीच के पन्नों में एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जो उनकी और के की दोस्ती के उस दौर की थी जब वे दोनों यूनिवर्सिटी में नए नए आए थे। ये कहानी उनके उस मासूम वक्त की थी जब उनके बीच ओजोसान नाम की कोई दीवार नहीं थी। सेंसेई लिखते हैं कि के स्वभाव से जितना कठोर और अनुशासित दिखता था, अंदर से वो उतना ही भावुक था। एक बार सर्दियों के दिनों में टोक्यो में भारी बर्फबारी हुई थी। के पास उस वक्त सर्दियों के अच्छे कपड़े नहीं थे क्योंकि उसके गोद लेने वाले परिवार ने उसे पैसे देना बंद कर दिया था। वो ठिठुरते हुए भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। जब सेंसेई ने उसकी ये हालत देखी तो उन्होंने अपने पैसों से के लिए एक कीमती और गर्म ओवरकोट खरीदा। जब सेंसेई ने वह कोट के को दिया तो के ने पहले तो उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, सांसारिक सुख और आराम मेरी तपस्या में बाधा डालते हैं। लेकिन सेंसेई ने जबरदस्ती वह कोट उसके कंधों पर डाल दिया और कहा, यह कोई विलासिता नहीं है, ये एक दोस्त का प्यार है। उस दिन के की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसने कोट पहनकर सेंसेई की तरफ देखा और कहा था, सेंसेई, अगर इस जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया जहां मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेंसेई लिखते हैं कि जब मैं के सुसाइड नोट को पढ़ रहा था तो मुझे उसका वही पुराना जुमला याद आया। उसने अपनी जान दे तो दी, लेकिन मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे दिए हुए धोखे के कारण। वो ओवरकोट जो मैंने उसे कभी ठंड से बचाने के लिए दिया था, वो मेरे प्यार का प्रतीक था,
लेकिन बाद में मैंने उसे अपने स्वार्थ की ऐसी कड़ाके की ठंड दी जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाया। खत में आगे सेंसे ने अपनी पत्नी शिजू के बारे में एक और दर्दनाक सच साझा किया था। शादी के करीब 3 साल बाद शिजू को लगने लगा था कि उनके घर में कोई संतान न होने की वजह से शायद सेंसेई उदास रहते हैं। एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाकर सेंसेई से कहा था, सेंसेई, अगर हमारे आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे तो शायद आपके चेहरे की ये खामोशी दूर हो जाए। क्या हमें किसी बच्चे को गोद ले लेना चाहिए? यह सुनते ही सेंसे के पैर कांपने लगे थे। गोद लेने के शब्द ने सीधे उनके दिमाग में के की याद ताजा कर दी थी। के को भी बचपन में गोद लिया गया था और यही उसकी जिंदगी की पहली त्रासदी थी जहां से वह अपने परिवार से कटा और अकेला होता चला गया। सेंसे ने तुरंत शिजू से कहा, नहीं शिजू, हम कभी किसी बच्चे को इस घर में नहीं लाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम रूह हमारे इस खामोश और उदास साए के नीचे पले। मैं खुद में इतना अधूरा हूं कि किसी और के जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। शिजू उस दिन बहुत रोई थी। उसे लगा कि सेंसे उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ सकी कि सेंसे असल में उस पाप के साए से डर रहे थे जो उनके बेडरूम से लेकर उनके पूरे घर की हवाओं में घुला हुआ था। वे सोचते थे कि अगर उनका कोई बच्चा हुआ या उन्होंने किसी को गोद लिया तो उस बच्चे की आंखों में भी उन्हें के का ही अक्स दिखाई देगा। पुल पर खड़े खड़े रात के 12 बज चुके थे। टोक्यो की सड़कों पर सन्नाटा गहरा रहा था। मैंने सेंसे के खत की इन सभी बातों को अपने भीतर इस तरह समेट लिया था जैसे मैं खुद उस दौर को जी चुका हूं। सेंसे ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त जो दर्द महसूस किया होगा वो अब मेरे ज़हन का हिस्सा था। उन्होंने खत के अंत में लिखा था, मैंने तुम्हें अपना सच सौंपकर तुम्हें भी अकेला कर दिया है मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना ये अकेलापन ही इंसान को खुद से मिलवाता है। मैंने आसमान की तरफ देखा जहां तारे बादलों के पीछे छुपे हुए थे। मुझे एहसास हुआ कि कोकोरो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी वजूद का वो आईना है जिसे देखने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। सेंसेई चले गए थे कि बहुत पहले जा चुका था और शिजू एक झूठे अतीत के सहारे जी रही थी। इस पूरी दास्तान में अगर कोई जिंदा गवाह बचा था तो वो सिर्फ मैं था, एक ऐसा नैरेटर जो अब इस भारी रहस्य को अपने सीने में दफन किए हुए आने वाली जिंदगी के सफर पर अकेले ही आगे बढ़ने के लिए तैयार था। रात का सन्नाटा अब पूरी तरह टोक्यो को अपने आगोश में ले चुका था। ठंडी हवा के झोंके नदी के पानी पर लहरें पैदा कर रहे थे और मैं उस पुल पर खड़ा सोच रहा था कि सेंसे के खत की गहराई कहाँ जाकर खत्म होती है। खत के उन अंतिम पन्नों में जहां उनकी लिखावट लड़खड़ाने लगी थी, सेंसे ने एक ऐसी बात लिखी थी जो सीधे रूह को कपा देती है। उन्होंने लिखा था कि मौत के बाद उन्होंने सिर्फ समाज या नौकरी से दूरी नहीं बनाई थी बल्कि उन्होंने अपनी किताबों से भी नाता तोड़ लिया था। सेंसे लिखते हैं, तुम्हें याद होगा जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तो मेरी लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबों को देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठी थी। तुमने मुझसे पूछा था कि सेंसे, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो आप दुनिया को कुछ सिखाते क्यों नहीं? उस वक्त मैंने सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ बात टाल दी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताता हूं कि मौत के बाद जब भी मैं दर्शन शास्त्र या नीति शास्त्र की कोई किताब खोलता तो पन्नों पर लिखे शब्द मुझे चिढ़ाने लगते थे। मुझे ऐसा लगता मानो वे किताबें चीख चीख कर मुझसे कह रही हों, जिस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए अपने सबसे प्यारे दोस्त की आत्मा को कुचल दिया उसे ज्ञान की बातें करने का कोई हक नहीं है। मैंने पढ़ना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ज्ञान मेरे अपराधबोध को और ज्यादा बढ़ा देता था। मैं जितना समझदार होता जा रहा था मुझे खुद से उतनी ही ज्यादा घृणा होने लगी थी। सेंसे ने खत में आगे लिखा कि कैसे इंसान का अतीत उसकी परछाई बनकर उसका पीछा करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक अजीब आदत पाल ली थी। वे अक्सर देर रात को जब शिजू सो जाती थी
चुपके से उठकर उस कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते थे जहां कभी के रहा करता था। वे उस बंद दरवाजे को अंधेरे में घंटों तक निहारते रहते। उन्हें ऐसा लगता था कि यदि वे उस दरवाजे को खोलेंगे तो समय पीछे लौट जाएगा। वे के को उसी डेस्क पर पढ़ते हुए पाएंगे। वे उसके गले लग जाएंगे और उससे कहेंगे, दोस्त, मुझे माफ कर दो, ओजोसान से मैं नहीं, बल्कि तुम शादी कर लो। लेकिन जैसे ही सेंसेई को हकीकत का होश आता, उनके पैर कांपने लगते। वे लिखते हैं, अतीत एक ऐसा बंद कमरा है जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है और उसकी चाबी वक्त बहुत पहले नदी में फेंक चुका होता है। हम चाहकर भी अपने किए को बदल नहीं सकते। यही इंसान की सबसे बड़ी बेबसी है। सेंसेई का ये खत पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि वे जनरल नोगी के आत्मदाह की घटना से इतने प्रभावित क्यों हुए थे। जनरल नोगी ने तो सम्राट की मृत्यु के बाद अपनी वफादारी में जान दी थी, लेकिन सेंसेई के लिए वो आत्मघाती कदम किसी वफादारी का नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही मानसिक कैद से रिहाई का जरिया था। वे बरसों से मरना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई बहाना नहीं था। सम्राट की मृत्यु ने उन्हें वो माहौल और वो बहाना दे दिया जहां वे बिना किसी को शक हुए इस दुनिया से विदा ले सकते थे। खत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, जहां स्याही के धब्बे कुछ धुंधले हो गए थे, सेंसेई ने मेरे लिए एक व्यक्तिगत संदेश छोड़ा था। उन्होंने लिखा था, मेरे युवा दोस्त, मैं जानता हूं कि ये सब जानने के बाद तुम्हारी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम अब दुनिया को उस नजर से नहीं देख पाओगे जिससे एक कॉलेज का छात्र देखता है। लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था और इस भारी बोझ को अपने साथ कब्र में भी नहीं ले जाना चाहता था। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे अंदर मैंने एक ऐसा दिल देखा जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी जवानी पर अपने अतीत का ये काला साया डाल दिया। मैंने गहरी सांस ली और पुल की रेलिंग से अपने हाथ हटा लिए। सुबह की हल्की सी लालिमा अब टोक्यो के आसमान पर बिखरने लगी थी। एक लंबा, खौफनाक और भावनाओं से भरा हुआ अध्याय समाप्त हो चुका था। सेंसेई का खत अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका था और उसकी दास्तान मेरे भीतर हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थी। ये कहानी थी एक ऐसे दिल की जो प्यार में अंधा होकर स्वार्थी बना और फिर उसी स्वार्थ की आग में जलकर राख हो गया। मैं टोक्यो की जागती हुई सड़कों पर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ गया कि मैं सेंसेई के इस रहस्य को हमेशा एक पवित्र अमानत की तरह अपने सीने में छुपा कर रखूंगा और शिजू को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दूंगा कि उसकी खुशियों की कीमत कितनी भारी थी। और इस तरह पश्चाताप, अकेलेपन और इंसानी जज्बातों की ये अमर दास्तान मुकम्मल हुई। कब्रिस्तान की वह राख हवा में खो चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। मैं टोक्यो की सड़कों पर बिना किसी दिशा के चलता जा रहा था। सुबह की ताजा धूप अब शहर की ऊंची इमारतों पर बिखरने लगी थी। लोग अपने अपने कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे। गाड़ियां दौड़ रही थी। दुनिया वैसी थी जैसी कल थी। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि एक कोने में, एक आलीशान और शांत घर के भीतर, एक बहुत बड़ा दार्शनिक और भावुक इंसान अपनी ही रूह के हाथों हारकर दम तोड़ चुका था। सेंसेई के खत की वे लड़खड़ाती हुई आखिरी पंक्तियां मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थी, जहां उन्होंने लिखा था कि इस सच को जानने के बाद मेरी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वे बिल्कुल सही थे। अब जब मैं सड़क पर चलते हुए किसी राहगीर को देखता, किसी हंसते हुए जोड़े को देखता या किसी दोस्त को दूसरे दोस्त के कंधे पर हाथ रखे देखता, तो मुझे उनके पीछे एक अनजाना डर और स्वार्थ की एक बारीक परत दिखाई देने लगती। मुझे लगता कि क्या ये हंसी सच है? क्या इस दोस्ती के पीछे भी कोई के छुपा हुआ है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? सेंसेई ने मुझे इंसानी फितरत का वो स्याह पन्ना पढ़ा दिया था, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी इंसान कभी पहले जैसा बेफिक्र नहीं रह सकता। अचानक मुझे होश आया कि मैं टोक्यो में अपनी मर्जी से नहीं आया था।
बल्कि मैं अपने मरते हुए पिता को गांव में छोड़कर सेंसेई के उस खौफनाक खत को पढ़ते ही सब कुछ भूलकर ट्रेन में बैठ गया था। मेरे भीतर एक गहरा अपराधबोध जाग उठा। एक तरफ मेरे सगे पिता थे, जो बिस्तर पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और जिनका पूरा जीवन मेरे और मेरे परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। दूसरी तरफ सेंसेई थे, जो मेरे खून के रिश्ते में कुछ नहीं लगते थे, लेकिन उनके कोकोरो यानी उनके दिल के रहस्य ने मुझे अपनी तरफ इस कदर खींच लिया था कि मैंने अपने बेटे होने का धर्म तक दांव पर लगा दिया था। मैं तुरंत टोक्यो स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर वही गहमागहमी थी। मैंने अगली ही ट्रेन का टिकट लिया और वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गया। ट्रेन की खिड़की के बाहर इस बार सुबह का उजाला था, लेकिन मेरे मन के भीतर का सन्नाटा रात से भी ज्यादा घना था। टोक्यो आते वक्त मेरे हाथ में सेंसेई का खत था, जिसे पढ़ने की व्याकुलता थी, लेकिन अब वापस जाते वक्त मेरे हाथ खाली थे। वो खत राख हो चुका था, पर उसका एक एक शब्द मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह रखा हुआ था। जब ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर रुकी तो दोपहर ढल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। दूर से ही मुझे घर के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। मेरी धड़कनें रुक सी गई। घर के आंगन से रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी। जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पिता का पार्थिव शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ फर्श पर रखा था। मेरी मां और मेरा भाई सिर पकड़कर रो रहे थे। मैं वही चौखट पर जम गया। मेरे भाई ने गुस्से और दुख भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ चले गए थे तुम? पिताजी अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारा नाम पुकारते रहे। वे देखना चाहते थे कि उनका पढ़ा लिखा बेटा टोक्यो से लौटकर उनके पास बैठा है, लेकिन तुम्हें तो अपने उन सेंसेई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। भाई के वे शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं अपने पिता के शव के पास घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन मेरे भीतर की चीख बाहर नहीं आ पा रही थी। मैं किसे समझाता कि मैं कहाँ था? मैं अपनी मां और भाई को कैसे बताता कि मैं एक ऐसी रूह की वसीयत का गवाह बनने गया था, जिसने जीते जी नरक भोगा था? अगर मैं उन्हें सेंसेई का सच बता भी देता तो वे कभी नहीं समझ पाते। उनके लिए मैं सिर्फ एक लापरवाह और स्वार्थी बेटा था, जिसने अपने पिता के आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। उस शाम जब नदी के किनारे मेरे पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और चिता की लपटें आसमान की तरफ उठ रही थी, मैं दूर खड़ा चुपचाप उस आग को निहार रहा था। कुछ ही घंटों पहले मैंने टोक्यो के कब्रिस्तान में सेंसेई के खत को आग लगाई थी, और अब यहां मेरे पिता का शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का पुराना हिस्सा, मेरी जवानी, मेरा लड़कपन और मेरी वो मासूमियत जिसके सहारे मैं दुनिया को बहुत खूबसूरत समझता था, उन दोनों आग की लपटों में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे भाई पर आ गई। गांव के लोग और रिश्तेदार मेरे भविष्य को लेकर बातें करने लगे कि अब यह लड़का क्या करेगा। इसकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन यह टोक्यो में जाकर क्या ढूंढता रहता है। मेरी मां अक्सर मेरे पास आकर बैठती और मेरा सिर सहलाते हुए कहती, बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तुम टोक्यो लौट जाओ, वहां कोई अच्छी नौकरी ढूंढो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। मां की उन बातों को सुनकर मेरा दिल भर आता। नौकरी, पैसा, करियर, ये सब बातें अब मुझे बहुत छोटी और बेमानी लगने लगी थी। जिस टोक्यो शहर को लोग सपनों की नगरी कहते थे, वो मेरे लिए सेंसेई के अकेलेपन और के खून से सना हुआ एक ऐसा रंगमंच बन चुका था जहां हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे वापस टोक्यो जाना ही होगा। मुझे शिजू के पास जाना था, ये देखने के लिए कि वह सेंसेई के जाने के बाद इस दुनिया का सामना कैसे कर रही है। मुझे उस वादे को निभाना था जो मैंने खुद से और सेंसेई की आत्मा से किया था, कि मैं शिजू के भ्रम को कभी टूटने नहीं दूंगा। गांव में कुछ हफ्ते बिताने और पिता के सभी क्रियाक्रम पूरे करने के बाद
मैंने एक बार फिर अपना थैला उठाया। इस बार जब मैं गांव से निकल रहा था तो मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं था। मैं एक बदला हुआ इंसान था। मैं उस स्टेशन पर वापस आया जहां से कभी मैं एक उज्जवल भविष्य के सपने लेकर टोक्यो पढ़ने गया था। ट्रेन आई और मैं उसमें बैठ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे लगा कि जिंदगी कितनी अजीब है। हम जिन लोगों से मिलते हैं वे हमारे भीतर ऐसा क्या छोड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी अपने पुराने वजूद में वापस नहीं लौट पाते। सेंसेई चले गए थे, मेरे पिता चले गए थे, और मैं उन दो मौतों के बीच खड़ा एक ऐसा पुल बन चुका था जिस पर सिर्फ यादों और पश्चाताप का पहरा था। ट्रेन जब वापस टोक्यो स्टेशन पर आकर रुकी तो शहर की रफ्तार वैसी ही तेज और बेपरवाह थी जैसी हमेशा होती है। स्टेशन के बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं अब उस शहर में वापस आ चुका हूं जहां मेरी जिंदगी के सबसे गहरे सबक दफन थे। मेरा थैला मेरे कंधे पर लटका था, लेकिन उसका असली वजन मेरी आत्मा महसूस कर रही थी। मैं सीधे अपने किराए के कमरे पर जाने के बजाय एक बार फिर सेंसेई के उस शांत और आलीशान घर की तरफ चल पड़ा। सेंसेई के घर की वो गली आज और भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। दरवाजे के पास लगे पौधे, जिनकी देखभाल कभी सेंसेई खुद बड़े चाव से करते थे, अब थोड़े कुम्हलाए से नजर आ रहे थे। मैंने बहुत ही धीमे से कुंडी खटखटाई। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद दरवाजा खुला। सामने शिजू खड़ी थी। सफेद शोक के लिबास में वो किसी खामोश मूरत जैसी लग रही थी। उसकी आंखों का वो अल्हड़पन और चमक हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, जो मैंने तब देखी थी जब मैं कॉलेज के शुरुआती दिनों में यहां आया करता था। मुझे देखते ही उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, दर्द भरी मुस्कान उभर आई। तुम आ गए, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जैसे वह जानती थी कि मैं जरूर लौटूंगा। मुझे बेहद दुख हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारे गांव पहुंचते ही तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। तुम दो दो मौतों का बोझ एक साथ उठा रहे हो, मेरे भाई। उसने मुझे भतीजे या भाई जैसा सम्मान देते हुए अंदर बुलाया। मैं उसी बैठक में जाकर बैठ गया जहां कभी सेंसेई चटाई पर बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मुझसे बातें किया करते थे। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन वहां की हवा में अब एक अजीब सा भारीपन था। शिजू मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय का प्याला मेरे सामने रखते हुए वो वहीं फर्श पर बैठ गई और खामोशी से जमीन को निहारने लगी। शिजू सैंड, मैंने बात की शुरुआत करने के लिए बहुत ही आदर से कहा, अब आप आगे क्या करेंगी? क्या आप इसी घर में अकेली रहेंगी? उसने अपनी उदास आंखें उठाई और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर की एक एक दीवार में सेंसेई की यादें हैं। वे भले ही मुझसे बहुत कम बातें करते थे, वे भले ही अक्सर किसी गहरे ख्यालों में खोए रहते थे, लेकिन वे मेरा वजूद थे। अब जब वे नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में पूरी तरह अकेली हो गई हूं। वह बोलती जा रही थी और मेरे सीने के भीतर जैसे कोई छुरी चल रही थी। मुझे रह रहकर सेंसेई के खत की वह बात याद आ रही थी कि मौत के बाद जब भी वे शिजू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे तो उन्हें खुद से घिन होने लगती थी। शिजू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका वही पति, जिसे वो आज भी एक संत या किसी देवता की तरह पूजती थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने सबसे पक्के दोस्त को आत्महत्या की कगार पर धकेल दिया था। वो तो बस यही समझ रही थी कि सेंसेई एक दार्शनिक थे और समाज की कड़वाहट से तंग आकर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। सेंसेई बहुत भले इंसान थे। शिजू ने अपनी आंखों से टपकते आंसू को पोंछते हुए आगे कहा, वे हमेशा दूसरों के दुख से दुखी हो जाते थे। जब के ने आत्महत्या की थी, तब सेंसेई का आधा वजूद उसी दिन मर गया था। वे बरसों उस सदमे को ढोते रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं ही एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। अगर मैं उनके दिल के उस कोने को समझ पाती जहां वो दर्द छुपा था, तो शायद आज वे मेरे साथ होते। ये सुनकर मुझसे और रहा नहीं गया। मेरा मन हुआ कि मैं अपनी जेब पर हाथ रखूं,
जहां कभी सेंसेई का खत था, और शिजू को चिल्लाकर सच बता दूं। मैं उससे कहना चाहता था कि शिजू, तुम खुद को मत कोसो। तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और वफादार पत्नी थी। गुनाहगार तुम नहीं, गुनाहगार वो सेंसेई थे जिन्होंने तुम्हें सच की रोशनी से दूर रखा। लेकिन जैसे ही मैं बोलने के लिए हुआ, मेरे कानों में सेंसेई की रूह की वो आखिरी चीख गूंज उठी, इस सच को अपने तक ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी उसका दिल टूटे। मैंने अपने जज्बातों पर पत्थर रखा। मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही संभल कर कहा, शिजू सेन, आप खुद को दोष मत दीजिए। सेंसेई का जीवन इस आम दुनिया के नियमों से बहुत ऊपर था। वे आपसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने खत में, मेरा मतलब है, उन्होंने बातों बातों में मुझसे कई बार कहा था कि शिजू उनके जीवन की इकलौती रोशनी है। वे बस इस संसार के अकेलेपन से थक चुके थे। मेरी ये झूठी सांत्वना शिजू के दिल को थोड़ा सुकून दे गई। उसने सिर हिलाया और कहा, वे अक्सर अकेलेपन की बातें करते थे। वे कहते थे कि इंसानी दिल एक ऐसा बंद कमरा है जिसमें कोई दूसरा झांक नहीं सकता। उस शाम जब मैं सेंसेई के घर से बाहर निकला, तो रात अपनी चादर फैला रही थी। मैं टोक्यो के उसी पार्क की तरफ चल पड़ा जहां मैं और सेंसेई अक्सर टहला करते थे। पार्क के बेंच खाली पड़े थे। सूखे पत्ते हवा के साथ जमीन पर सरसरा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि सेंसेई ने मरकर खुद को तो आजाद कर लिया था, लेकिन मुझे एक ऐसे चौराहे पर छोड़ गए थे जहां से आगे बढ़ने का हर रास्ता झूठ और खामोशी से होकर गुजरता था। मुझे ताउम्र इस शहर में, इस समाज में एक ऐसे राजदार की तरह जीना था, जिसके पास सच का समंदर तो था, लेकिन वह प्यास बुझाने के लिए उसकी एक बूंद भी किसी को दे नहीं सकता था। और यही मेरे कोकोरो, यानी मेरे अपने दिल की सबसे बड़ी सजा बनने वाली थी। पार्क की उस सूनी बेंच पर बैठे बैठे रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। हवा अब और ज्यादा सर्द हो गई थी, जो सीधे मेरी रूह को कंपा रही थी। मैं वहीं बैठा आसमान में टिमटिमाते हुए उन चंद तारों को देख रहा था जो बादलों की ओट में छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि इंसान के गुनाह भी इन तारों की तरह ही होते हैं। हम चाहे उन पर झूठ और खामोशी के कितने ही बादल डाल दें, वे अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, और कभी ना कभी उनकी रोशनी बाहर आ ही जाती है। तभी मेरे ज़हन में एक अजीब सा ख्याल आया। सेंसेई ने अपने पूरे जीवन को एक जीवित लाश की तरह जिया था, क्योंकि वे के प्रति किए गए विश्वासघात को भूल नहीं पाए थे। लेकिन अब जब सेंसेई भी नहीं रहे और मेरे पिता भी चले गए, तो इस पूरी दास्तान का अंत क्या था? क्या ये खामोशी ही अंत थी? मैंने तय किया कि मुझे एक बार फिर उस कब्रिस्तान जाना होगा। इस बार रात के इस सन्नाटे में, जहां दुनिया सो रही थी, मैं उन दोनों दोस्तों की रूह से रूबरू होना चाहता था। मैं पार्क से उठा और सुनसान सड़कों पर चलता हुआ उसी टोक्यो के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। रात के वक्त वह जगह और भी ज्यादा भयानक और रहस्यमयी लग रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए जमीन पर फैले थे। दरवान अपनी कोठरी में सो रहा था, इसलिए मैं चुपके से दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। पत्तों पर मेरे कदमों की आहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। मैं चलते चलते ठीक उसी जगह पहुंचा जहां और सेंसेई की कब्रें अगल बगल बनी हुई थी। दिन के वक्त यहां एक अजीब सा ठहराव होता था, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई अनकही बातचीत चल रही हो। मैंने की पुरानी धुंधली पड़ चुकी कब्र पर हाथ रखा। मुझे महसूस हुआ कि कितना अभागा था। उसने जिस आदर्श और अध्यात्म के लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी, वो एक लड़की के प्यार के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और उससे भी बड़ी त्रासदी ये थी कि जिसे उसने अपना भाई माना, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर मैंने अपना हाथ सेंसेई की नई कब्र पर रखा, जिसकी मिट्टी अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। मैंने मन ही मन कहा, सेंसेई, आप जीत गए या हार गए, आपने मौत को गले लगाकर अपने हिस्से का पश्चाताप तो पूरा कर लिया।
लेकिन मुझे इस नरक में ढकेल दिया। आपकी पत्नी शिजू आज भी आपकी याद में आंसू बहा रही है। वो खुद को कसूरवार मान रही है। क्या आपका ये झूठ वाकई उसे बचा रहा है, या फिर ये उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? उस कब्रिस्तान के सन्नाटे से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा की एक सरसराहट हुई, जैसे वे दोनों रूहें मुझसे कह रही हों कि अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इंसान का दिल जब एक बार स्वार्थ के रास्ते पर चल पड़ता है तो वो अपने पीछे सिर्फ तबाही के निशान छोड़ जाता है। मैं काफी देर वहां बैठा रहा। जब सुबह की पहली किरण फूटने को हुई तब मैं कब्रिस्तान से बाहर आया। मेरे भीतर का द्वंद्व अब शांत हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी नियति क्या है। मुझे अब न तो किसी से नफरत करनी थी और न ही किसी को सजा देनी थी। मुझे सिर्फ उस सच का रक्षक बनना था जिसे सेंसेई ने मुझे सौंपा था। मैंने टोक्यो की यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। डिग्री मेरे हाथ में थी। मैंने तय किया कि मैं इस शहर को, इन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं शिजू के पास गया, उससे आखिरी बार विदा ली। उसने मुझे चलते वक्त सेंसेई की एक पुरानी घड़ी तोहफे में दी। वो घड़ी बंद हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे सेंसेई की जिंदगी का वक्त ठहर गया था। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। जब मैं टोक्यो स्टेशन पर वापस आया और अपने गांव की ट्रेन में बैठा तो मुझे लगा कि मैं अब वो युवा छात्र नहीं रहा जो कभी बड़े बड़े सपने लेकर इस शहर में आया था। मैं एक ऐसा मुसाफिर था जिसके पास दुनिया का सबसे कड़वा और गहरा अनुभव था। ट्रेन चलने लगी, शहर पीछे छूटने लगा और उसके साथ ही छूट गए सेंसेई के, शिजू और वो आलीशान मकान। ये कहानी किसी की जीत या हार की नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिल की कमजोरियों की। कोकोरो की ये दास्तान हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि जब तक इंसान के भीतर स्वार्थ और अहंकार जिंदा है तब तक धोखे, पश्चाताप और अकेलेपन का ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी गहरे विचार के साथ इंसानी जज्बातों और रूह की गहराइयों को छूती हुई ये अमर कहानी मेरे भीतर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। ट्रेन जब वापस मेरे गांव की सीमा में दाखिल हुई तो शाम के साए लंबे हो रहे थे। खेतों के पार उड़ते हुए पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हर कोई अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा था। टोक्यो की उन गलियों ने मुझसे मेरा वो पुराना वजूद छीन लिया था जो कभी बेफिक्र हुआ करता था। मेरी जेब में सेंसेई की वो बंद पड़ी घड़ी रखी थी, जिसकी सुइयां समय के एक खास हिस्से पर आकर जम गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा मन भी अतीत के उस मोड़ पर ठहर गया था। गांव लौटकर मैंने पाया कि मेरे घर का माहौल बदल चुका था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे भाई ने घर की पूरी कमान संभाल ली थी। वो अब खेतों के काम और पारिवारिक फैसलों में व्यस्त रहता था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूखापन था। उसने मुझसे पूछा, तो लौट आए तुम? अब आगे का क्या इरादा है? क्या फिर से उसी टोक्यो शहर भाग जाओगे या यहां रहकर परिवार का हाथ बंटाओगे? मैंने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मैं उसे कैसे समझाता कि मैं जिस शहर से लौट कर आया हूं वहां मैंने ऊंची इमारतों के पीछे इंसानी रूहों को तड़पते देखा है। मैंने मां के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखों में मेरे भविष्य को लेकर एक अनकही चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके कोई बड़ी नौकरी करूं, शहर में अपना नाम बनाऊं। लेकिन मेरे भीतर अब नाम और शोहरत की कोई चाह बाकी नहीं बची थी। दिन बीतते गए और मैंने गांव के ही एक शांत कोने में समय बिताना शुरू किया। मैं अक्सर दोपहर के वक्त नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे बैठ जाता जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था। वहां बैठकर मैं सेंसेई के खत की एक एक बात को अपनी यादों की डायरी में दोबारा टटोलता। मुझे महसूस होता कि सेंसेई ने मुझे अपनी कहानी सुनाकर सिर्फ एक राजदार नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने मुझे इंसानियत का एक ऐसा कड़वा सच सौंप दिया था जिसे पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब मैं नदी किनारे बैठा था,
मैंने जेब से सेंसेई की वो बंद घड़ी निकाली। मैंने उसके कांच पर जमी धूल को साफ किया। उस घड़ी को देखते हुए मुझे के का वह चेहरा याद आया जो सिद्धांतों की कठोरता के पीछे एक बेहद मासूम और भावुक दिल छुपाए बैठा था। और मुझे सेंसेई का वह चेहरा भी याद आया जो अपनी ही अदालत में हर रोज खुद को कोड़े मारता था। मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। हम सब ग्रे साए में जीते हैं। हम सब अपने अपने स्वार्थ और अपनी अपनी अच्छाइयों के बीच हर पल झूलते रहते हैं। मैंने तय किया कि मैं इस कहानी को, इस कोकोरो के दर्द को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भले ही सेंसे ने मुझसे वादा लिया था कि मैं शिजू के जीवित रहते ये सच किसी को न बताऊं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ये खत मेरे भीतर के उस दिल को देखकर लिखा था जो दूसरों के जज्बातों को समझ सकता है। मैंने अपने भीतर के उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी को किसी दिखावे या झूठे मुकाम को हासिल करने में बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनूंगा जो दूसरों के छिपे हुए दर्द को, उनकी खामोश चीखों को बिना कहे सुन सके। सूरज अब ढल चुका था और नदी का पानी अंधेरे में और भी गहरा दिखाई दे रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ चलने लगा। अब मेरे कदमों में वो भारीपन नहीं था जो टोक्यो से लौटते वक्त था। मेरे भीतर एक नई स्पष्टता, एक नया ठहराव आ चुका था। सेंसेई चले गए थे, के जा चुका था, और पिता की चिता की राख भी हवा में मिल चुकी थी। लेकिन उन सब ने मिलकर मुझे एक मुकम्मल इंसान बना दिया था। कोकोरो की ये दास्तान, जो कामाकुरा के समुद्र तट से शुरू होकर टोक्यो के कब्रिस्तान और फिर मेरे गांव की इस शांत नदी तक पहुंची, यहां आकर पूरी तरह शांत हो गई। ये कहानी हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि इंसानी दिल चाहे कितना भी भटके, चाहे वो कितने ही धोखे और स्वार्थ के दौर से गुजरे, लेकिन अगर उसके भीतर पश्चाताप की एक भी चिंगारी जिंदा है, तो वो इंसानियत को पूरी तरह मरने नहीं देती। और इसी अंतिम संतोष के साथ मेरी रूह के भीतर सेंसेई और के की ये खामोश कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव का सन्नाटा अब मेरी रगों में इस तरह बहने लगा था जैसे वो हमेशा से मेरा ही हिस्सा रहा हो। नदी के किनारे बिताए गए वे घंटे मेरे लिए किसी इबादत की तरह हो चुके थे। लेकिन जिंदगी कभी एक जगह ठहरती नहीं है। वो हमें घसीटकर वापस उस हकीकत के सामने ला खड़ा करती है जिससे हम भागना चाहते हैं। एक सुबह जब मैं आंगन में बैठा चाय पी रहा था, डाकिया आया और उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे पर टोक्यो की मुहर लगी थी और भेजने वाले का नाम देखकर मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। वो खत शिजू सेन का था। कांपते हाथों से मैंने उस लिफाफे को खोला। शिजू की लिखावट बहुत ही साफ और संभली हुई थी, लेकिन शब्दों के पीछे का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था। उसने लिखा था कि सेंसेई के जाने के बाद उसने उस बड़े और आलीशान घर को बेच दिया है। वो घर जो कभी हमारी मुलाकातों का गवाह था, जहां के ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और जहां सेंसेई बरसों तक एक जिंदा लाश बनकर घूमते रहे थे, अब किसी और का हो चुका था। शिजू ने लिखा था कि वह टोक्यो की उन गलियों के शोर और यादों के बोझ से थक चुकी है, इसलिए वो अपने सुदूर गांव वापस लौट रही है ताकि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन शांति से गुजार सके। खत के आखिरी हिस्से में उसने एक ऐसी बात लिखी जिसने मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने लिखा, मेरे युवा दोस्त, सेंसेई के जाने के बाद जब मैंने उनकी कुछ पुरानी डायरियां और चीजें समेटी, तो मुझे एहसास हुआ कि वे तुम्हें कितना मानते थे। वे अक्सर कहते थे कि इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी आंखें सबसे साफ और निष्कपट है। मुझे नहीं पता कि उनके दिल में कौन सा ऐसा तूफान था जिसे वे अपने साथ ही ले गए, लेकिन मुझे तसल्ली है कि उनके आखिरी दिनों में तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त उनके साथ था। तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना। उस खत को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। शिजू आज भी उस अंधेरे से बेखबर थी, लेकिन उसके मन की ये सादगी और सेंसेई के प्रति उसका ये अटूट विश्वास ही उस कोकोरो की सबसे बड़ी जीत थी।
सेंसेई ने अपनी जान देकर शिजू के इस भ्रम को बचा लिया था और मैंने अपनी खामोशी से उस वादे को मुकम्मल कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि कुछ झूठ वाकई इतने पवित्र होते हैं कि वे किसी की पूरी दुनिया को बिखरने से बचा लेते हैं। मैंने उस खत को मोड़ा और अपनी मेज के दराज में रख दिया, ठीक उसी जगह जहां सेंसेई की वो बंद पड़ी घड़ी रखी थी। मैंने उस घड़ी को निकाला और उसे गौर से देखा। समय भले ही रुक गया था, लेकिन जीवन का पहिया आगे बढ़ रहा था। मेरे पिता की मृत्यु, सेंसेई का आत्मदाह और का वो भयानक अंत, इन सब ने मिलकर मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो अब सुख और दुख के पार देखना सीख चुका था। मैंने तय किया कि मैं अब गांव में ही रहकर यहां के बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें इंसानी दिल की गहराइयों को समझना सिखाऊंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि स्वार्थ की एक छोटी सी चिंगारी कैसे बरसों की दोस्ती और रिश्तों को जलाकर राख कर सकती है। मैं सेंसेई के उस कड़वे अनुभव को अपनी सीख बनाकर आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहता था, ताकि कोई दूसरा अपने आदर्शों की सूली पर न चढ़े और किसी दूसरे सेंसेई को ताउम्र अपराध बोध के नरक में न जलना पड़े। शाम की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सेंसेई और को याद किया। मुझे ऐसा लगा मानो वे दोनों अब उस कब्रिस्तान की बंदिशों से आजाद होकर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं शांत हो चुके थे। उनके बीच का वो सारा गिला शिकवा, वो अधूरी मोहब्बत और वो खौफनाक धोखा, सब कुछ समय के गहरे समंदर में विलीन हो चुका था। कोकोरो कि ये दास्तान यहां आकर मेरे भीतर एक नई सुबह की तरह जागी। ये कहानी सिर्फ पश्चाताप और मौत की नहीं है। ये कहानी है उस जिम्मेदारी की जो हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं। और इस तरह इंसानी जज्बातों, अकेलेपन और रूह की गहराइयों को छूती हुई ये अमर कहानी मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव के उस छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए कई महीने बीत गए। रोज सुबह जब मासूम बच्चे रंग बिरंगी किताबों के साथ मेरे सामने आकर बैठते, तो उनकी साफ और निश्चल आंखों को देखकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। वे मुझसे दुनिया भर के सवाल पूछते, तारों के बारे में, समंदर के बारे में और उन ऊंचे पहाड़ों के बारे में जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। मैं उन्हें बड़े चाव से सब कुछ समझाता, लेकिन मेरे भीतर का शिक्षक हमेशा उन्हें किताबों से परे इंसानी जज्बातों को आदर देना सिखाने की कोशिश करता। मैं उन्हें बताता कि दुनिया में सबसे कीमती चीज किसी का भरोसा जीतना है और सबसे भयानक भूल उस भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ देना है। एक शाम जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए थे, मैं अकेला उस सूनी क्लास में बैठा था। ढलते हुए सूरज की आखिरी किरणें खिड़की के रास्ते लकड़ी की मेजों पर बिखर रही थी। मैंने अपनी जेब से सेंसेई की वो बंद पड़ी घड़ी निकाली जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था। अचानक न जाने क्या सोचकर मैंने उस घड़ी के पीछे के हिस्से को जरा जोर से घुमाया। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बंद खिलौना है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे थोड़ा और दबाया, घड़ी का पिछला ढक्कन एक कड़कड़ाहट के साथ खुल गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस छोटे से ढक्कन के भीतर घड़ी की सुइयों के ठीक पीछे एक बहुत ही बारीक और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा छुपा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बेहद सावधानी से उस कागज को बाहर निकाला और उसे सीधा किया। उस पर सेंसेई की वही चिरपरिचित बारीक लिखावट थी। वो कोई लंबा खत नहीं था, बल्कि सेंसेई द्वारा मरने से ठीक पहले लिखा गया एक आखिरी संदेश था, जिसे उन्होंने शायद उस खत को पोस्ट करने के बाद इस उम्मीद में यहां छुपाया था कि कभी ना कभी मेरी नजर इस पर जरूर पड़ेगी। उस छोटे से कागज पर लिखा था, मेरे युवा दोस्त, अगर ये घड़ी और इसके भीतर का ये संदेश तुम्हारे हाथों में है, तो इसका मतलब है कि तुम टोक्यो से बहुत दूर जा चुके हो और मेरी कहानी तुम्हारे भीतर पूरी तरह दफन हो चुकी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इंसानी दिल, कोकोरो, सिर्फ अंधेरे और अपराध बोध का घर नहीं होता। ने जब अपनी जान दी,
तो उसने मुझे सजा नहीं दी थी, बल्कि उसने मुझे आजाद कर दिया था कि मैं शिजू को वो प्यार दे सकूं जो वो नहीं दे पाया। मेरी भूल ये थी कि मैंने उस आजादी को एक जेल समझ लिया। तुम यह भूल मत करना। अतीत को याद रखना जरूरी है, लेकिन अतीत की लाश को अपने कंधों पर ढोते हुए जीना खुद के साथ अन्याय है। अपनी जिंदगी को खुलकर जीना, यही मेरे और के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सेंसेई के उन चंद शब्दों को पढ़कर मेरे सीने से जैसे एक बहुत भारी चट्टान सरक गई। बरसों से जिस अपराधबोध और उदासी को मैंने अपना साया बना लिया था, वो अचानक कपूर की तरह उड़ गया। मुझे समझ आया कि सेंसेई ने अपनी वसीयत में जो भयानक दर्द बयां किया था, वो उनके मन की तत्कालीन कशमकश थी, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले वे उस कड़वाहट से पार पा चुके थे। वे जान चुके थे कि मुआफी मांगने से ज्यादा जरूरी खुद को माफ करना होता है। मैंने उस छोटे से कागज को चूमा और उसे वापस उस घड़ी के भीतर सुरक्षित रख दिया। इस बार जब मैंने घड़ी का ढक्कन बंद किया, तो मैंने उसके कांटों को जरा सा आगे खिसकाया। एक चमत्कार की तरह वो बंद पड़ी घड़ी अचानक टिक टिक की आवाज के साथ दोबारा चलने लगी। उसकी सुइयां जो बरसों से अतीत के एक ही पल पर ठहरी हुई थी, अब भविष्य की तरफ बढ़ने लगी थी। मैं स्कूल के कमरे से बाहर निकल आया। शाम का आसमान अब पूरी तरह साफ था और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। नदी के पानी पर चांद की रोशनी तैर रही थी। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली। सेंसेई चले गए थे, के जा चुका था, और शिजू अपने गांव में शांत थी। लेकिन अब मेरे भीतर का वो अधूरा छात्र भी जा चुका था, और उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जो जिंदगी के उजाले और अंधेरे दोनों को गले लगाने के लिए तैयार था। कोकोरो की ये दास्तान, जो एक गहरे धोखे और आजीवन पश्चाताप से शुरू हुई थी, यहां आकर अंततः आशा, मुआफी और एक नई शुरुआत के साथ हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। घड़ी की वो टिक टिक की आवाज मेरे उस छोटे से कमरे में इस तरह गूंज रही थी मानो कोई सोया हुआ दिल अचानक धड़क उठा हो। समय जो बरसों से सेंसेई के अतीत के दलदल में फंसा हुआ था, अब आजाद हो चुका था। उस रात मैं बहुत दिनों बाद एक गहरी और सुकून की नींद सोया। मेरे सपनों में न तो कि वो खून से लथपथ लाश आई और न ही सेंसेई का वो उदास स्याह चेहरा। मुझे ऐसा लगा मानो उन दोनों ने अदृश्य रूप से मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा, तो सूरज की किरणें सीधे मेरी मेज पर रखी उस घड़ी पर पड़ रही थी। मैंने उसे उठाकर देखा। सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि मैं इस कहानी के आखिरी सिरे को भी एक मुकम्मल मोड़ दूं। मैं अपनी मेज पर बैठा और मैंने एक कोरा कागज निकाला। मैंने शिजू सैन के नाम एक खत लिखना शुरू किया। मैंने उस खत में सेंसेई के किसी भी काले अतीत का जिक्र नहीं किया, नहीं के का नाम लिया। मैंने सिर्फ इतना लिखा, आदरणीय शिजू सैन, आपका खत मुझे मिला और उसे पढ़कर मेरे मन को बहुत सांत्वना मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंसेई की वो घड़ी अब दोबारा चलने लगी है। वो समय जो ठहर गया था, उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सेंसेई जहां भी होंगे, वे ये देखकर बहुत खुश होंगे कि हम दोनों उनके दिए गए जीवन के पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने गांव में सुरक्षित और शांत रहें और ये विश्वास रखें कि सेंसेई का प्यार आपके साथ हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह रहेगा। मैंने उस खत को लिफाफे में बंद किया और डाकघर जाकर पोस्ट कर दिया। जब वो खत मेरे हाथों से छूटा, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने हिस्से का आखिरी कर्ज भी चुका दिया है। शिजू को अब कभी उस खौफनाक सच का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सेंसेई की पवित्र यादों के सहारे अपनी बची हुई जिंदगी गरिमा के साथ गुजार सकेगी। कुछ झूठ वाकई सच से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वे किसी टूटती हुई दुनिया को थाम लेते हैं। गांव के उस स्कूल में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता, मेरी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और गहराई होती थी।
बच्चे भी मेरी बातों को और ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे। मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ नई किताबें मंगवाई, लेकिन इस बार वे सिर्फ दर्शन शास्त्र की भारी भरकम किताबें नहीं थी, बल्कि उनमें इंसानी रिश्तों, कविता और प्रकृति की कहानियां थी। मैंने सेंसे की उस बात को हमेशा के लिए अपने जहन से मिटा दिया था कि ज्ञान इंसान को उदास बनाता है। अब मुझे समझ आ चुका था कि सही ज्ञान इंसान को आजाद करता है। एक शाम जब मैं नदी के किनारे टहल रहा था, मैंने देखा कि पानी की लहरें बहुत शांत थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छुप रहा था और आसमान में लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों की एक अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। मैंने जेब से वो घड़ी निकाली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उसकी लगातार चलती हुई सुइयां मुझे याद दिला रही थी कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा धोखा हुआ हो, चाहे कितना भी गहरा पश्चाताप रहा हो, समय कभी किसी के लिए अपनी रफ्तार कम नहीं करता। कोकोरो यानी इंसानी दिल की ये दास्तान जो टोक्यो की तंग गलियों, कामाकुरा के रेतीले समुद्र तट और एक बंद सुसाइड नोट के खौफनाक सच से होकर गुजरी थी, वो अब इस शांत नदी के किनारे आकर पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। सेंसेई और के की कहानी मेरे भीतर एक ऐसी अमूल्य धरोहर बन चुकी थी जिसने मुझे इंसानियत के सबसे स्याह और सबसे उजले दोनों पहलुओं से रूबरू कराया था। और इसी अंतिम आत्म साक्षात्कार, गहरे सुकून और अटूट शांति के साथ प्यार, धोखे, पश्चाताप और मुक्ति की ये अमर कहानी पूरी तरह मुकम्मल हुई। गांव के स्कूल का वह छोटा सा कमरा अब सिर्फ बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं रह गया था, बल्कि वह मेरे लिए एक ऐसा गर्भगृह बन चुका था जहां मैं हर रोज इंसानी फितरत के नए नए रूपों को देखता था। बच्चों की छोटी मोटी लड़ाइयां, उनकी मासूम जलन और फिर पल भर में एक दूसरे को गले लगा लेना, ये सब देखकर मुझे अक्सर सेंसेई और के बचपन की याद आ जाती थी। वे दोनों भी कभी ऐसे ही मासूम रहे होंगे, जब उनके बीच न तो कोई सामाजिक बंदिश थी और न ही कोई स्वार्थ का साया। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक छोटा लड़का मेरे पास रुका। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा लकड़ी की गाड़ी थी, जो थोड़ी टूट गई थी। वो बहुत उदास था। उसने मुझसे कहा, मास्टर जी, ये गाड़ी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अनजाने में गिरा दी। मैं उससे बहुत गुस्सा हूं, लेकिन वो मुझसे माफी मांग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उस बच्चे को अपने पास बिठाया और उसकी उस छोटी सी गाड़ी को ठीक करते हुए कहा, बेटा, खिलौने तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन जब कोई दोस्त दिल से माफी मांगे और हम उसे माफ न करें, तो हमारे दिल के भीतर का कमरा छोटा होने लगता है। गुस्सा रखना बहुत आसान है, लेकिन माफ करने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दौड़कर अपने दोस्त के पास चला गया। उस बच्चे के जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे लगा कि काश उस दौर में जब के ने सेंसे के सामने अपने दिल की बात रखी थी, सेंसे के भीतर भी ऐसी ही कोई मासूमियत जाग उठती। काश वे अपने स्वार्थ की दीवार को गिराकर के को गले लगा लेते और कहते कि दोस्त, हम इस मुश्किल का रास्ता मिलकर निकालेंगे। लेकिन असल जिंदगी कहानियों जैसी सरल नहीं होती। वहां जब ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना इंसान को घेरती है, तो वह सबसे पहले अपने विवेक का गला घोंट देती है। मैंने अपनी जेब से सेंसेई की वो घड़ी निकाली, जो अब बिना रुके टिक टिक कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि सेंसेई ने अपने पूरे जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की, वो ये नहीं थी कि उन्होंने ओजोसान से प्यार किया या के को मानसिक रूप से तोड़ा। उनकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने के की मौत के बाद खुद को कभी दूसरा मौका नहीं दिया। वे उसी एक रात के अंधेरे में कैद होकर रह गए। उन्होंने शिजू के प्यार को भी एक सजा बना दिया, जो असल में उनके घावों को भर सकता था। तभी खिड़की से बाहर से आती हुई ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। गांव के खेतों में फसलें लहलहा रही थी और दूर कहीं से चरवाहों के लौटने की आवाजें आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, बदलाव।
न तो हमारा दुख स्थायी है और न ही हमारा सुख। सेंसेई का अतीत अब एक स्याही की तरह था जो कागज पर सूख चुकी थी। उसे मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन उस कागज के आगे के पन्ने अभी पूरी तरह खाली थे, जिन पर मुझे अपनी नई जिंदगी की इबारत लिखनी थी। मैंने तय किया कि मैं अब अतीत के उस मलबे को ढोना पूरी तरह बंद कर दूंगा। मैंने उस स्कूल की लाइब्रेरी में एक छोटा सा कोना बनाया, जिसका नाम मैंने कोकोरो रखा। वहां मैंने दुनिया भर के महान लेखकों की वे किताबें रखी जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं, जो करुणा, दया और प्रेम का संदेश देती हैं। मैं चाहता था कि जो कोई भी उस कोने में आकर बैठे वो अपने भीतर के अकेलेपन को दूर कर सके। सूरज अब पूरी तरह पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था और गांव के घरों से मिट्टी के दियों की रोशनी छन कर बाहर आने लगी थी। मैंने स्कूल के दरवाजे को ताला लगाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। मेरे कदम अब बहुत हल्के थे। मेरे भीतर अब कोई कशमकश, कोई द्वंद्व नहीं था। सेंसेई और के की कहानी ने मुझे जो दर्द दिया था, वो अब एक ऐसी हीलिंग में बदल चुका था जो मुझे और भी ज्यादा संवेदनशील बना रही थी। इंसानी दिल की गहराइयों, उसकी कमजोरियों और उसकी मुक्ति की ये गूंज मेरे भीतर एक नए संगीत की तरह बज रही थी, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। गांव की शांत सड़कों पर चलते हुए जब मैं अपने घर पहुंचा तो रात पूरी तरह अपनी चादर फैला चुकी थी। आसमान में चांद आज बहुत साफ और चमकदार दिख रहा था। घर के आंगन में मेरी मां तुलसी के पौधे के पास दिया जलाकर बैठी थी। उनकी आंखों में अब वो पुरानी चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत दिनों बाद वो पुरानी रौनक और शांति दिख रही है जो तुम टोक्यो जाने से पहले यहां छोड़कर गए थे। मैंने मां के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। मैं उन्हें कैसे समझाता कि इस शांति को पाने के लिए मुझे कितनी लंबी और दर्दनाक मानसिक यात्रा करनी पड़ी थी। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मां, मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा और भारी सबक सीख लिया है। अब मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। मैं यही रहूंगा, आपके पास और इन बच्चों के पास। मेरी बात सुनकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली सुकून दुनिया के बड़े बड़े शहरों या दर्शन शास्त्र की भारी किताबों में नहीं, बल्कि अपनों के इस निश्चल और पवित्र प्रेम में होता है। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने मेज पर रखी सेंसेई की उस घड़ी को देखा। उसकी टिक टिक की आवाज अब मुझे डराते नहीं थी, बल्कि मुझे याद दिलाती थी कि हर बीतता हुआ पल हमें अतीत से दूर और भविष्य के करीब ले जा रहा है। मैंने उस कमरे की खिड़की को पूरा खोल दिया ताकि बाहर की ताजी और ठंडी हवा अंदर आ सके। हवा के साथ खेतों की सौंधी खुशबू कमरे में बिखर गई। मुझे अचानक के उस आखिरी सुसाइड नोट का ख्याल आया। सेंसेई ने खत में बताया था कि के ने उस नोट में दुनिया या सेंसेई से कोई शिकायत नहीं की थी। वो कितना बड़ा और गहरा इंसान रहा होगा, जिसने धोखा खाने के बाद भी अपने दोस्त को बदनाम नहीं किया। उसने अपनी मौत का सारा इल्जाम अपने ही कमजोर मन और आदर्शों के टूटने पर ले लिया। कि वह खामोशी कोई कायरता नहीं थी, बल्कि वह सेंसेई के लिए एक ऐसा मौन संदेश थी जिसने सेंसेई को ताउम्र अंदर से झकझोर कर रख दिया। सेंसेई और की इस पूरी दास्तान में, जिसे मैंने टोक्यो के उस खत से लेकर आज के इस शांत गांव तक जिया था, मुझे इंसानी दिल का सबसे बड़ा रहस्य समझ आया था। हमारा ये दिल बहुत ही अजीब है। ये पल भर में किसी के लिए अपनी जान दे सकता है और अगले ही पल अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस दिल के भीतर ही उस तबाही से उबरने और खुद को माफ करके एक नई शुरुआत करने की ताकत भी छुपी होती है। अब रात के 12 बज रहे थे। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसके आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी बात लिखी, अतीत एक शिक्षक है, कोई जेल नहीं। जिन रूहों ने दर्द भोगा वे अब शांत हैं। अब मेरी बारी है कि मैं इस जीवन को पूरी सच्चाई और करुणा के साथ जीऊं। मैंने डायरी बंद की और बत्ती बुझा दी। कोकोरो यानी इंसानी दिल की ये महागाथा,
जो कामाकुरा के रेतीले समुद्र तट से शुरू होकर टोक्यो के कब्रिस्तान के सन्नाटे, सेंसेई के आजीवन पश्चाताप के की खामोश चीख और शिजू के पवित्र भ्रम से गुजरती हुई मेरे इस छोटे से गांव की नदी के किनारे तक पहुंची थी। यहां आकर पूरी तरह शांत, मुकम्मल और अमर हो गई। अब केवल एक नई सुबह का इंतजार था, जो पूरी तरह से उजली और उम्मीदों से भरी होने वाली थी। गांव की उस शांत रात के बाद जब अगली सुबह मेरी आंखें खुली, तो कमरे की खिड़की से छनकर आती हुई धूप सीधे मेरी डायरी पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती हुई बैलों के गलों में बंधी घंटियों की आवाजें मुझे एक नई जिंदगी का एहसास करा रही थी। मैंने उठकर सबसे पहले उस मेज की तरफ देखा जहां सेंसेई की वो घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां बिना रुके अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। मुझे लगा कि वक्त वाकई कितना बड़ा मरहम होता है। ये सबसे गहरे घावों को भी धीरे धीरे अपनी गूंज में समेट लेता है। मैं तैयार होकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। आज रास्ते में मुझे खेतों में काम करते हुए किसान, कुएं से पानी भरती हुई महिलाएं और गलियों में दौड़ते हुए छोटे बच्चे, सब कुछ बहुत जीवंत और पवित्र लग रहे थे। टोक्यो का वो धुंधला साया, वो कब्रिस्तान का सन्नाटा और सेंसेई के खत की वो कड़वाहट अब मेरे भीतर से पूरी तरह पिघल चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ उनका अनुभव था, जिसने मुझे और भी ज्यादा परिपक्व और संवेदनशील बना दिया था। स्कूल पहुंचकर मैंने देखा कि बच्चे पहले से ही अपनी अपनी मेजों पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। आज मैंने उन्हें कोई गणित या इतिहास का पाठ नहीं पढ़ाया। मैंने ब्लैकबोर्ड पर बहुत बड़े अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा, कोकोरो। सभी बच्चे उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगे। एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाकर पूछा, मास्टर जी, इसका क्या मतलब होता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब होता है हमारा दिल, हमारी भावनाएं। ये हमारे शरीर का वो सबसे सुंदर और सबसे नाजुक हिस्सा है, जहां प्यार, दया और दोस्ती रहती है। लेकिन कभी कभी जब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, तो इसी दिल में अंधेरा भी छा जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए और कभी किसी दूसरे के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे, जैसे वे उस गूढ़ रहस्य को अपने छोटे से मन में उतार रहे हों। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई, तो मैं अकेला उस लाइब्रेरी के कोने में गया जिसे मैंने कोकोरो नाम दिया था। मैंने वहां रखी किताबों को देखा और मुझे महसूस हुआ कि सेंसेई का वह जीवन, जो बाहर से बिल्कुल शांत और भीतर से एक तूफान की तरह था, अब इस छोटे से गांव के बच्चों के भविष्य में एक रोशनी बनकर फैल रहा था। सेंसेई ने मरकर जो वसीयत मुझे सौंपी थी, उसका असली मकसद यही था कि मैं उनके पाप से सीख लेकर दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकूं। मैं स्कूल से निकलकर नदी के किनारे उस पसंदीदा पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। ढलते हुए सूरज की लालिमा पानी की लहरों पर तैर रही थी। मैंने जेब से वो घड़ी निकाली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि सेंसेई, के और मेरे पिता, ये सभी लोग भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वे मेरी यादों में, मेरे विचारों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कोकोरो की ये लंबी और दर्दनाक दास्तान, जो कामाकुरा के समुद्र तट की एक अजनबी मुलाकात से शुरू हुई थी, टोक्यो के एक बंद कमरे के खौफनाक सच से गुजरी और अंततः इस शांत नदी के किनारे आकर पूरी तरह शांत हो गई। ये कहानी हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि इंसानी दिल चाहे कितना भी भटके, लेकिन अगर उसके भीतर मुआफी, करुणा और सच्चाई की एक भी किरण बाकी है, तो वो हर अंधेरे को चीर कर बाहर आ सकता है। और इसी परम शांति, गहरे संतोष और एक नई उम्मीद के साथ प्यार, धोखे, पश्चाताप और रूह की मुक्ति की ये अमर महागाथा पूरी तरह मुकम्मल हुई। नदी के पानी पर तैरती सूरज की आखिरी किरणें अब धीरे धीरे ओझल हो रही थी और आसमान का रंग गहरे बैंगनी से स्याह होता जा रहा था। मैं उसी पुराने पेड़ की छांव में बैठा अपनी हथेली पर रखी सेंसेई की उस घड़ी को निहार रहा था। उसकी निरंतर चलती सुइयां और उनकी टिक टिक की बारीक आवाज मुझे उस परम सत्य की याद दिला रही थी, जिससे इंसान चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकता।
वक्त का निरंतर बहाव। चाहे हमारे जीवन में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, चाहे हमारे दिलों में पश्चाताप का कितना ही गहरा जहर क्यों न घुला हो, ये कुदरत और ये समय कभी किसी के लिए अपनी गति को नहीं रोकता। बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि सेंसे की कहानी का मेरे जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ब्रह्मांड का अपना एक अजीब नियम होता है। वह दो रूहों को एक दूसरे से तभी मिलाता है जब उनके बीच कोई गहरा लेनदेन बाकी हो। सेंसे को एक ऐसे दिल उकोकोरो की तलाश थी जो उनके जाने के बाद उनके पाप के बोझ को बिना किसी न्याय या नफरत के संभाल सके, और मुझे एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश थी जो मुझे किताबी दुनिया से बाहर निकालकर इंसानी जज्बातों के असली और कड़वे धरातल से रूबरू करा सके। हम दोनों ने अनजाने में एक दूसरे की उस कमी को पूरा किया था। मैं पेड़ के तने से टिकी अपनी पीठ को सीधा करके उठ खड़ा हुआ। गांव की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, जिससे मेरे भीतर एक अजीब सी ताजगी दौड़ गई। दूर गांव के घरों से निकलता हुआ चूल्हे का धुआं और ढोर डंगरों के गले में बंधी घंटियों की मधुर गूंज इस बात का सबूत थी कि जीवन अपनी पूरी सादगी और पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहा था। टोक्यो के उस आलीशान मकान का वो सन्नाटा और कब्रिस्तान का वो खौफनाक अंधेरा अब मेरे लिए सिर्फ एक बीता हुआ सपना बन चुके थे। मैंने अपनी जेब टटोली और उस घड़ी को वापस अंदर रख दिया। मुझे याद आया कि कल स्कूल में बच्चों के साथ एक छोटा सा नाटक खेलना है, जिसमें उन्हें यह सिखाया जाएगा कि कैसे एक दूसरे की मदद करके बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। मैं मुस्कुराया। सेंसे ने अपने अतीत को छुपाने के लिए अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को एक ढाल बना लिया था, लेकिन मैं उसी बुद्धिमत्ता को इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव बनाने जा रहा था। यह सेंसे के उस भटके हुए जीवन का सबसे सुंदर रूपांतरण था। मैं अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। रास्ते के दोनों तरफ लहलहाती फसलें और उन पर बैठते जुगनू ऐसे लग रहे थे मानो प्रकृति खुद इस दास्तान के मुकम्मल होने का जश्न मना रही हो। मेरे मन में अब न तो सेंसेई के लिए कोई शिकायत थी और न ही के लिए कोई दुख। मेरे भीतर सिर्फ एक अगाध करुणा थी, एक ऐसी करुणा जो हर उस इंसान के लिए जागती है जो अपनी कमजोरियों और स्वार्थ के आगे कभी न कभी घुटने टेक देता है। कोकोरो यानी इंसानी दिल की ये महागाथा, जो कामाकुरा के रेतीले और भीड़ भाड़ वाले समुद्र तट से एक अजनबी की खामोश नजर से शुरू हुई थी, टोक्यो की तंग गलियों के बंद कमरों में पनपी, एक सुसाइड नोट के खौफनाक सच और खून से सनी दीवारों से गुजरी, और अंततः मेरे इस छोटे से गांव की शांत नदी के किनारे आकर पूरी तरह विलीन हो गई। ये दास्तान हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि इंसानी दिल चाहे कितना भी कमजोर और स्वार्थी क्यों न हो जाए, यदि उसके भीतर पश्चाताप, सच्चाई और मुआफी की एक भी बारीक डोर बाकी है, तो वो आत्मा को अंततः मुक्ति के मार्ग पर ले ही आती है। और इसी अंतिम आत्म साक्षात्कार, असीम शांति और एक नई उजली सुबह की उम्मीद के साथ प्यार, धोखे, पश्चाताप और रूह की आजादी की ये अमर कहानी पूरी तरह मुकम्मल हुई।